एपिसोड 85 षड्यंत्र। वहीं पृथ्वीराज की बातें सुनकर माया जैसे हैरान रह गई और पृथ्वीराज की ओर तारीफ भरी नजरों से एकटक देखने लगी। लेकिन कहीं न कहीं माया के दिमाग में भी इस पल कुछ ख्याल चलते जा रहे हैं और उन ख्यालों के बारे में सोचकर माया के होठों पर हंसी खेलने लगी। एक ऐसी हंसी जिसके मायने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त माया को ही पता है और किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि पृथ्वीराज तक को नहीं। ओल्ड विला में जहाँ एक तरफ पृथ्वीराज मिहिर को मारने के लिए हर एक तरह से साजिश करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मिहिर के लिए उन्होंने अपने दुश्मन तक से हाथ मिला लिया ताकि वो जल्द से जल्द मिहिर की मौत को अंजाम दे सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिहिर से बिछड़ी मिहिर की मोहब्बत मुग्धा मिहिर के बारे में अपने कमरे में लगातार सोचती ही जा रही है। जहाँ मुग्धा को उसके कमरे में नजरबंद करके रखा गया है, वहीं वो मिहिर का नाम लेकर बस रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है। उसे पल पल बस मिहिर का ही ख्याल सता रहा है। मुग्धा की सुगबुगाहटों और आंसुओं के बीच अचानक मुग्धा के कमरे का बंद दरवाजा खुलता है, जिससे मुग्धा कुछ संभल गई और अपने आंसुओं को पोंछने लगी। तभी उसने देखा कमरे के अंदर कोई और नहीं, उसके गोविंद मामा अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर दाखिल हो रहे हैं। अपने मामा को वहां देखकर मुग्धा मासूमियत से एकटक उनको देखने लगती है और उसके मामा उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। उस वक्त भी मुग्धा की आंखें कुछ नम दिख रही हैं, जो गोविंद की नजरों से भी ना बच सकी। गोविंद ने मुग्धा की तरफ खाने की प्लेट बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो बेटी। और ये आंसू, मैं जानता हूँ इन आंसुओं के बहने की वजह, और हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना बेटा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं मजबूर हूँ अपने हालातों से। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहीं मुग्धा ने गोविंद मामा की ओर देखकर कहा, प्लीज मामा जी, मुझे यहाँ से जाना है, मेरी मदद कीजिए। मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मिहिर के पास जाना है, मुझे अपने मिहिर के पास जाना है। गोविंद मामा ने मजबूर दिखते हुए कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि अभी मिहिर की जान को खतरा है। मुग्धा ये सुनकर हैरान रह गई और अपने गोविंद मामा की ओर एकटक देखने लगी। गोविंद ने कहा, हाँ बेटा, मिहिर की जान को खतरा है। तुम्हारे पापा पृथ्वीराज ने अभी मेरे सामने उन असवांग कबीले वालों से बात की है और वो बेहद खतरनाक होते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता वो अपने शिकार के पीछे ही पड़े रहते और उनकी शक्तियां अद्भुत हैं। सबसे ताकतवर और खतरनाक होते हैं वो। ये सुनकर मुग्धा के रोंगटे खड़े हो गए। वो बस अपने मामा गोविंद की तरफ देखती ही जा रही है। मुग्धा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामा फिर तो आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मुझे यहाँ से आपको बाहर निकालना ही होगा। कुछ करिए मामा जी, इससे पहले कि देर हो जाए और मिहिर को कुछ हो जाए। उस पल गोविंद मुग्धा की ओर देखकर कुछ सोचने लगा और काफी देर तक सोचते रहने के बाद वो मुग्धा को कुछ कहकर वहाँ कमरे से बाहर वापस आ गया। वहीं उस वक्त पृथ्वीराज माया के साथ रात देर पहर भी जागे हुए हैं और वो लिविंग रूम में बैठे आपस में कुछ बातें करते जा रहे हैं। तभी सीढ़ियों से थापा को प्लेट लेकर उतरता हुआ देखकर पृथ्वीराज ने पूछा, थापा क्या मुग्धा ने खाना खाया? अपना सिर झुकाए हुए ही थापा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वहीं देर रात ओल्ड विला में रात काफी बीत चुकी है और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ओल्ड विला में कहीं कोई आवाज नहीं हो रही। माहौल में पूरी तरह से खामोशी सी छाई हुई है। बस कॉरिडोर की ओर हल्की सी रोशनी नजर आ रही है। तभी उस मंद मंद हल्की रोशनी के बीच एक परछाई नुमा आकृति दबे पांव सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जिसने अपने हाथों में एक टॉर्च थाम रखा है और उस टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि थापा है, जो एक कमरे की ओर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं उस वक्त वहाँ कोई और भी है जो थापा पर अपनी नजर बराबर से बनाए हुए है और थापा के बढ़ते हुए हर कदम पर उस शख्स की एक जोड़ी नजरें लगातार घूरती ही जा रही हैं। वहाँ ऊपर जैसे ही थापा मुग्धा के कमरे की ओर सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ा, वहीं वो एक जोड़ी नजरें जो मायावी की हैं, वो भी उसका खामोशी से पीछा करने लगी। वहीं हल्की सी खटखटाहट के साथ थापा जल्दी से मुग्धा के कमरे के अंदर दाखिल हुआ और फुसफुसाते हुए मुग्धा से बोला, जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, भागो यहाँ से।
वहीं तब तक मायावी उल्टे पैर वहां से निकलकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। वहीं थापा मुग्धा से कह रहा है, जाओ जल्दी, इससे पहले कि कोई आ जाए। थापा ने मुग्धा को एक फ्लावर वास की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मारो, जोर से मारो मेरे सिर पर और चली जाओ। मुग्धा ये सुनकर घबरा गई और हैरान नजरों से गोविंद मामा की तरफ देखने लगी। शायद उसे अपनी मामा की बात का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन मुग्धा को ज्यादा देर करता देखकर थापा ने अपने सिर पर वो फ्लावर वास दे मारा और गहरी चोट लगते ही थापा के सिर से खून बहने लगा और वो दर्द में तड़पते हुए मुग्धा की ओर देखकर बड़बड़ाया, जाओ जल्दी से, भागो यहाँ से। मुग्धा अपने गोविंद मामा को दर्द में तड़पता हुआ देखकर रुक गई और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। मामा मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, जल्दी जाओ मुग्धा, वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन मामा जी, लेकिन कुछ नहीं, जाओ। आखिर में मुग्धा को वहाँ से जाना ही पड़ा, लेकिन मुग्धा की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं क्योंकि उसके मामा उसके लिए ही हर दर्द सहने को तैयार हैं। और उसके भागने के बाद माँ और पापा का गुस्सा भी। मुग्धा वहाँ से जल्दी से सीढ़ियों से उतरी और एक बड़ी सी खिड़की से निकलकर ओल्ड विला से बाहर चली गई। वहीं तब तक मायावी जल्दी से माया के पास गई और उसने माया के कानों में हौले से कुछ फुसफुसाया। क्या? मुग्धा के कमरे में? और अगले ही पल माया की आंखें हैरानी से खुलती ही चली गई और उसके संजीदगी भरे चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। माया जल्दी से गई और उसने पृथ्वीराज को जगाया और दोनों एक साथ मुग्धा के कमरे की ओर तेजी से बढ़ने लगे। वहीं जब पृथ्वीराज और माया जल्दी से मुग्धा के कमरे की ओर बढ़े, वहाँ उन्हें मुग्धा कहीं भी नजर न आई और मुग्धा की जगह उन्हें वहाँ थापा दिखा, जो एक ओर सिर झुकाए चुपचाप से दीवार के सहारे अपने सिर को पकड़े बैठा हुआ दिखाई दिया और जिसके माथे से लगातार खून बहता जा रहा है और वो दर्द में धीरे धीरे कराहता जा रहा है। पृथ्वीराज ने थापा की ओर देखकर गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? मुग्धा कहाँ है? थापा ने खुद को संभाल कर धीरे से कहने की कोशिश की, मालिक मुझे माफ कीजिए, छोटी मालकिन मुझे इस फ्लावर वास से मारकर यहाँ से भाग गई। तभी माया ने गुस्से से कहा, झूठ बोल रहा है ये इंसान, इसी ने जानबूझकर भगाया होगा मुग्धा को, ब्लडी बास्टर्ड। वहीं ये सुनते ही पृथ्वीराज को बेहद गुस्सा आया और उसने कसकर थापा को एक जोरदार लात मारी। धड़ाक, ये लात पेट पर लगी और थापा सीधे जमीन पर औंधे मुंह जाकर गिरा और दर्द में दोहरा होकर तड़पने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं पृथ्वीराज का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा और उसने एक के बाद एक कई और लातें बेबस और लाचार थापा को मारी, जब तक कि थापा के मुंह से खून न गिरने लगा। लेकिन थापा को इस बात की तसल्ली हो रही है कि उसकी भांजी मुग्धा कम से कम मिहिर के पास पहुंचकर उसे सावधान तो कर ही देगी। वहीं ओल्ड विला से बाहर जंगल की तरफ, घने जंगल से होकर मुग्धा लगातार भागती ही जा रही है। उसके पैर हवा से तेज बातें कर रहे हैं और उसके सामने आता हर एक पेड़ भी टूटकर जमीन से उखड़ जाता है या टूटकर नेस्तनाबूद हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे खुद से ज्यादा मिहिर की फिक्र है और कैसे भी करके उसे जल्द से जल्द अपने मिहिर के घर पहुंचना है, क्योंकि मिहिर की जान को सबसे ज्यादा खतरा है इस वक्त। वहीं देर रात तकरीबन 1:30 बजे मुग्धा सीधे मिहिर के घर पहुंच गई और लगातार एक के बाद एक मिहिर के घर की घंटियां बजाती जा रही है। मिहिर उस वक्त गहरी नींद में है, जिस वजह से उसे घंटियों का शोर तक सुनाई नहीं दे रहा। वहीं रतन मामा हड़बड़ाकर सोए हुए से उठकर आते हैं और दरवाजा खोलकर अपने सामने मुग्धा को देखकर हैरान होकर पूछते हैं, मुग्धा, तुम इस वक्त यहाँ? मुग्धा जल्दबाजी में कहती है, अगर मिहिर की जान को खतरा है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर रतन मामा हैरान हो जाते हैं। उस वक्त मुग्धा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और वो हांफते हुए आगे कहती है, अंकल, मैंने अपने पापा को किसी से बात करते हुए सुना है, उन्होंने मिहिर को मारने के लिए सौदा किया है। रतन हैरान होकर मुग्धा की ओर देख रहे हैं। लेकिन मुग्धा, मिहिर की तबीयत ठीक नहीं है और हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? मुग्धा ने जल्दी से मिहिर के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा, अंकल, हम यहाँ किसी भी हालत में नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग यहाँ का पता जानते हैं और वो कभी भी यहाँ हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करिए, कुछ जरूरत का सामान पैक कीजिए और चलिए। वहीं थोड़ी देर बाद मिहिर के घर के बाहर एक टैक्सी रुकी हुई नजर आ रही है। मिहिर उस वक्त भी ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसलिए मुग्धा और रतन मामा मिहिर को सहारा देकर
कमरे से नीचे लाते हैं और उसे टैक्सी में पिछली सीट पर मुग्धा के साथ बिठा देते हैं। वहीं टैक्सी वाला रतन की ओर देखकर पूछता है, कहाँ जाना है आप लोगों को? रतन मामा टैक्सी के आगे वाली सीट पर बैठकर उस टैक्सी वाले से कहते हैं, तुम बस गाड़ी चलाओ, रास्ता तुम्हें मैं बताता हूँ। इतना कहकर टैक्सी रात के सन्नाटे के बीच चल पड़ती है और वहीं कुछ आधे घंटे बाद गाड़ी एक घर के बाहर आकर रुकती है। मिहिर को वापस से मुग्धा और रतन मामा सहारा देकर उतारते हैं और टैक्सी का किराया चुकाकर सामान लेकर धीरे धीरे ही सही मिहिर के साथ उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। घर के अंदर दाखिल होते हैं, वहां अंदर का नजारा सामने आता है, क्योंकि बाहर अंधेरा होने की वजह से घर की हालत बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रही है। ये घर बेहद ही पुराना है, जैसे कि सालों से यहाँ कोई रहता ही ना हो। जर्जर टूटा फूटा घर, जिसकी कई खिड़कियां और दरवाजे भी अब टूट चुके हैं। घर के अंदर चारों तरफ मकड़ी का जाला लटक रहा है और पूरे कमरे में हर तरफ धूल ही धूल बिखरी हुई है, जिस वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। वहीं मिहिर को सहारा देकर दोनों मुग्धा और रतन मिहिर को एक किनारे एक चेयर को कपड़े से झाड़कर आराम से बिठा देते हैं और वहां घर में बिजली न होने की वजह से खुद हल्की हल्की मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी से जल्दी जल्दी सफाई करने लगते हैं। ये खंडर नुमा घर मिहिर के माँ बाप का है। सालों पहले मिहिर यहीं इसी पुराने से घर में, जो तब नया हुआ करता था, रहता था। वहीं घर पर कुछ टूटा फूटा सामान मौजूद है, कुछ एक पुराने हो चुके टेबल चेयर, एक बड़ी सी अलमारी और बिस्तर जिस पर बहुत ही ज्यादा धूल जमी हुई है। वहीं रात के देर पहर, जहाँ सब कुछ शांत है, कहीं किसी चीज की कोई आहट नहीं, कोई शोर नहीं, तभी खामोशी को तोड़ते हुए एक वाइट विंटेज कार मिहिर के घर के ठीक सामने आकर रुकती है और उसमें से पृथ्वीराज माया के साथ बाहर निकलते हैं और फिर पृथ्वीराज जोर से चिल्लाते हैं, मुग्धा! और उनका ये शोर वहां के पूरे सन्नाटे के बीच गूंज उठता है। तभी पृथ्वीराज की नजर मिहिर के घर के दरवाजे पर लटक रहे बड़े से ताले पर पड़ती है और उनका गुस्सा अगले ही पल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और अपना गुस्सा एक दीवार पर निकालते हुए पृथ्वीराज दीवार तोड़ देते हैं, धड़ाक। लेकिन इस बार उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका है और वो अपने दिल में कुछ ऐसा करने की ठान चुके हैं जो बहुत बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। वहीं रास्ते पर गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रहे पृथ्वीराज की ओर देखते हुए माया ने पूछा, ये लड़की हमारे हाथों से बाहर निकल गई है, पृथ्वी अब आगे क्या करना है? पृथ्वीराज ने बिना माया की ओर देखे अपनी गहरी आवाज में कहा, माया, मुझे पता है कि क्या करना है आगे, तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर पृथ्वीराज ने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा दिया। वहीं मिहिर के उस पुराने से खंडर नुमा घर में, जहां अब तक काफी हद तक साफ सफाई हो चुकी है और कुछ सामान के साथ घर कम से कम वहां रहने लायक तो बन ही चुका है। हाँ, लेकिन हवा में अब भी उस बंद घर की एक नमी घुली हुई है, क्योंकि ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि ये घर काफी अरसे से बंद था। वहीं मुग्धा मिहिर को आराम से एक बिस्तर पर लेटाकर उसके सिरहाने बैठी हुई है और उसके जख्मों का इलाज कर रही है और मरहम लगा रही है और उससे बातें भी करती जा रही है। तभी अचानक से मुग्धा की नजर सामने दीवार पर मौजूद एक तस्वीर पर जाकर ठहर गई और जल्दी से उठकर मुग्धा ने तस्वीर पर लगी धूल को साफ किया और मिहिर से कहा, मिहिर, ये तो अंकल और आंटी की तस्वीर है ना? मिहिर की नजरें भी उस तस्वीर पर जाकर ठहर गई। मुग्धा ने मिहिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मिहिर, तुम तो बिल्कुल अपने पापा पर गए हो। तुम दोनों की नाक हूबहू एक दूसरे से मिलती है और तुम्हारे होंठ भी, लेकिन तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ पर गई हैं। मिहिर ये सुनकर धीरे से मुस्कुराया और गौर से उस तस्वीर की ओर देखने लगा। वहीं रतन उस तस्वीर में मौजूद छोटे से मिहिर और उसकी बहन और जीजा जी की ओर देखने लगे और फिर रतन उस घर को बहुत प्यार से देखने लगते हैं। मुग्धा की नजरें भी उस पल रतन मामा पर ठहर जाती हैं और वो भी गौर से रतन को देखने लगती हैं। वही रतन मिहिर की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और दोबारा से इनमें बसी यादों के गलियारों में गुम हो जाते हैं, जैसे कि वो आज से कई साल पहले यहाँ बीते उन खुशी भरे लम्हों में पहुंच गए हों, जब ये परिवार मुकम्मल था और उसे कोई भी कमी नहीं थी।
परिवार के सब लोग तब बेहद खुश थे, इतने खुश कि सारी दुनिया की खुशी भी कम पड़े। लेकिन एक दिन अचानक से इस परिवार के लोगों को किसी की नजर लगी और पूरा का पूरा परिवार बिखर कर रह गया। एक मोती की माला टूटकर तिनके तिनके में सिमट कर रह गई। ये सब सोचते सोचते रतन मामा की आंखें नम होने लगी और उनमें आंसू उतर आए। वहीं मिहिर और मुग्धा रतन की ओर ही देखते जा रहे हैं और उनकी फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं। वहीं रात के गहरे सन्नाटे के बीच जंगल का खूंखार रास्ता है। चारों तरफ विराट जंगल, अंधेरा इतना ज्यादा गहरा कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा। वहीं अंधेरे में चमकती हुई कोई चीज आगे बढ़ती जा रही है। आंखें, ये दरअसल में कई जोड़ी आंखें हैं जो अंधेरे में भी देखने की अभ्यस्त हैं और वो लगातार आगे की ओर बढ़ती ही जा रही हैं। ये कोई 5-6 लोगों का एक समूह है जिसे एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी जो अपनी हरकतों से कबीले का सरदार लग रहा है, उन्हें लेकर खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा है। और वहीं उस कबीले के सभी लोगों ने अपने अपने हाथों में अजीब अजीब सी कुछ चीजें भी थामी हुई हैं और उन सभी की आंखों में एक ऐसा विश्वास है जिसका मकसद किसी भी हालत में अपनी मंजिल को हासिल कर लेना है। तो क्या होगा आगे कहानी में? कौन है ये असवांग कबीले वाले और रात के गहरे सन्नाटे